साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर लाइव कर रहे हैं, चाइल्ड कस्टडी और विजिटिंग राइट्स के ऊपर, और कैसे एक पिता को एक पुत्री या एक फीमेल चाइल्ड की जो है कस्टडी मिली। अगर आप सब लोग जुड़ गए हैं तो अपन लाइव जो है कंटिन्यू करें, ताकि आज जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लॉ की लाइट में जो है डिस्कस कर सकें। और जजमेंट जो है काफी रिसेंट है, पटना हाई कोर्ट का है, जहां पर एक पिता के अधिकार तय हुए हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द चाइल्ड कस्टडी, और चाइल्ड कस्टडी जो है उन्हें अवार्ड हुई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जिस बच्चे की कस्टडी जो है उन्हें अवार्ड हुई है वो एक फीमेल चाइल्ड है, जो कि सबसे मुश्किल टास्क होता है। और क्या क्या पॉइंट्स उनके रहे, किस तरह से उन्होंने मैटर को फाइट किया, ये आज हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशंस में। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखिएगा, ताकि जो भी डिस्कस अपन कर रहे हैं वो अपन एफिशिएंटली कर सकें, और कोई अच्छा कमेंट आता है तो वहां पर उसकी लाइट में अपन जो है आगे वर्कआउट कर सकें। क्लियर है साथियों? जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट का, ये आप लिख लीजिए, जिसका अपील नंबर है 480/2022 और जजमेंट है 3 अप्रैल 2023 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस केस में कि प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट पटना के द्वारा गार्जियनशिप केस में एक जजमेंट जो है पारित हुआ 3 सितंबर 2002 को। और उनका कहना यह था कि जो क्लेम है फादर का रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ फीमेल चाइल्ड, ये ना केवल मेंटेनेबल है अपितु यहां पर एक वैलिड कॉज ऑफ एक्शन भी है। और उन्होंने अपने फैसले में क्या लिखा, इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड, इट मीन्स अ गर्ल चाइल्ड एजेड 6 ईयर टू रिमेन विद द फादर because already the brother of that child is residing with the father। क्लियर है? तो जब ये ओपिनियन निकल के आती है तो बड़ा राहत मिलती है मेंस राइट को, कि कोई ना कोई कोर्टें ऐसी आज भी हैं जो निश्चित तौर पर न्याय करने में तुली हुई हैं, और निश्चित तौर पर लड़कों का सोच के जो एफिशिएंट लीगल पोजीशन है उन्हें कंसिडर करते हुए उनको जो है न्याय प्रदान कर रही है। साथियों, कोर्ट ने कहा कि भले ही राइट हमने दे दी है कस्टडी के फादर को, बट फिर भी मानवता के नाते हम मां को अधिकार देते हैं बच्चे से मिलने का, बट ये अधिकार जो है लिमिटेड है। तो कुल मिला के कोर्ट ने एक बैलेंस अप्रोच जो है यहां पर अडॉप्ट करी। वाइफ ने जो है जजमेंट को चैलेंज करा और उससे कई ग्राउंड जो है लिए, बट उस ग्राउंड तक पहुंचे। सबसे पहले हम आते हैं इस मामले के बेसिक फैक्ट्स क्या है, ताकि जब भी हम इस तरह के मैटर्स को कंटेस्ट कर रहे हैं या लड़ रहे हैं तो हम एफिशिएंटली जो है इस पर वर्कआउट कर सकें। आप लिखते चलिए। सबसे आता है पहला फैक्ट, मैरिज बिटवीन द पार्टीज। ये तो है ना कि बच्चे हवा में से आ जाएंगे, भाई आएंगे तो मैरिज के जरिए ही, और मैरिज का आउटकम है बच्चे। तो यहां पर जो अपीलेंट है और जो रेस्पोंडेंट है ये मैरिड हुए 10/11/2008 को, एज पर द फैक्ट्स अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। और जो कंसेंट हस्बैंड है और जो कंसेंट वाइफ है, इनके बीच लगातार झगड़े शुरू हुए, और दोनों का ग्रीवेंसेस ये था कि वाइफ जो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, और हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, और जो दोनों की शिकायत है वो एक कॉमन ट्रबल है, कॉमन प्रॉब्लम है, द वायलेंट बिहेवियर, जिस कारण के रिलेशनशिप जो है अल्टीमेटली खराब हो गए। और 2 बच्चे इन द मीनवाइल यद्यपि शादी से हो गए, परंतु इस रिलेशनशिप के चलते इन्होंने तय करा कि जब हमारा साथ रहना संभव नहीं है, हम साथ साथ जो है पति पत्नी के रूप में एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं, तो इट इज बेटर कि हम जो है डिवोर्स फाइल करें। तो डिवोर्स जो है फाइल हुआ म्यूचुअल कंसेंट से, और उसमें एक कंडीशन ये थी कि जो बेटा है वो रहेगा पिता के पास, और जो बेटिया है वो रहेगी मां के पास। अब चैलेंजिंग क्या था यहां पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कस्टडी मिली फादर को, यह काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, यहां पर केस क्या है कंसर्न हस्बैंड का, कि शादी जो है इसने दोबारा कर ली आफ्टर हैविंग अ डिग्री ऑफ डिवोर्स, और जो अपीलेंट वाइफ थी उसका जो हस्बैंड था उसका जो बिहेवियर है वो टूवर्ड्स गर्ल चाइल्ड ठीक नहीं था। इवन शिकायत यहां तक भी थी कि वो जो है बेड टच करता है। और इसके अलावा उसने यह भी कहा कि जो कंडीशंस लिखी थी म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन में, उस तक को जो है वॉलेट किया गया है। यहां तक कि ये कंडीशंस भी थी कि मैं सारे केस जो है विड्रॉ कर लूंगी, पर केसेस जो है विड्रॉ नहीं किए गए, केवल मनी एक्सटॉर्शन की नीयत से जो है केसेस फाइल किए जा रहे हैं और उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि वाइफ जो है चूंकि मैरिड हो गई है और उस शादी से इनके जो है एक बच्चा है, और जो फीमेल चाइल्ड है उसको सस्पिक्शन है कि उसके साथ ठीक बिहेवियर नहीं हो रहा, जो स्टेप फादर है उसको बेड टच करता है, देन इट इज बेटर कि बच्चा जो है उनको दिलाया जाए। और उनका यह भी कहना था कि पॉक्सो का केस जो है रजिस्टर्ड किया है, जो कि पेंडिंग है फॉर द एडजुडिकेशन,
although no cognizance has been taken in this case. शिव कुमार जी, आपका स्वागत है। आपका क्वेश्चन है, इस पर मैं आऊंगा। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। मेरी वाइफ 4 साल से अपने घर पर जा चुकी है, क्या मैं तलाक का केस डाल सकता हूं? हाँ, आप डिवोर्स केस जो है फाइल कर सकते हैं। एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ डेजर्शन यू आर हैविंग अ वेरी वैलिड पॉइंट, इसको आप कर सकते हैं। साथियों, वापस से जो है अपन टॉपिक पे आते हैं। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये सारे फैक्ट जो है जानकारी में है पिता के, तो किसका खून जो है नहीं उबलेगा। आज वो एक बेटी का जो है पिता है, वो तुरंत जो है अपनी बेटी को लेके आता है। वाइफ जो है झगड़ा करती है और वाइफ जो है तुरंत पहुंचती है हाई कोर्ट इन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस में। उसका डिस्पोजल होता है 1 जुलाई 2022 को। इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कोर्ट एडवाइस देता है दोनों ही पार्टीज को कि आप बिफोर ट्रायल कोर्ट जाएंगे, गार्जियनशिप एंड वॉर्ड्स एक्ट के तहत या हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत जो है पिटिशन दाखिल करेंगे और कोर्ट जो है इसको डिस्पोज ऑफ करेगा एफिशिएंटली। और यहां पर यह भी व्यू है कि बच्चे का पैरामाउंट कंसिडरेशन, उसका इंटरेस्ट जो है देखा जाएगा। और यहां पर साथियों एक बात जो है आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि बार बार इस बात को लेकर हमारे माइंड में कांस्टेंट कंफ्यूजन रहता है कि पैरामाउंट कंसिडरेशन क्या है, उसका वेलफेयर कैसे होगा और उसका इंटरेस्ट जो है हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, वो आपको मैं लिखाना चाहता हूं, वो आप लिख लीजिए। देखिए, वेलफेयर से मतलब ये होता है कि बच्चे को हम क्या मॉनेटरी बेनिफिट जो है दे सकते हैं या देना चाहते हैं या दे चुके हैं, ठीक है। और वेलफेयर तभी होगा जब आपके पास फंड्स होंगे। अगर बच्चे के लिए फंड्स नहीं है या कोई फंड्स आपने एकत्रित नहीं करे हैं या बच्चे के लिए आप एक मजबूत इकोनॉमिक या फाइनेंशियल आधारशिला तैयार नहीं कर सकते हैं, तो वेलफेयर का पॉइंट जो है आप लूज कर देंगे। और जहां तक बात है इंटरेस्ट की, तो बच्चे का बेटर वेलबींग क्या है, वो कैसे अच्छा रह सकता है, उसे क्या हम एक बेस्ट एटमोस्फियर जो है दे सकते हैं इन टर्म ऑफ क्लोथ, इन टर्म ऑफ फूड, इन टर्म ऑफ एजुकेशन, ये सब उसका इंटरेस्ट है। तो इस पर जो है आपको वर्कआउट करना होता है। बट इस पर काम करने की बजाय आप लग जाते हैं आरोप लगाते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। आरोप लगाओ, मना किसी ने नहीं करा, बट मोटी मोटी बात यह कि इन पॉइंट्स को हम छोड़कर मुद्दे से भटक कर काम करते हैं, जो गलत है। क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी का काफी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि देयर शुड बी अ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन पर जब तक हम काम नहीं करेंगे हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो इनका बेसिस क्या है? सबसे पहले तो फैक्ट्स को लेकर आओ, दूसरी बात उनका ब्रीफ आउट करो। ब्रीफ में जो फैक्ट्स हैं उसके लाइट में एविडेंसेस क्या है, उसके बाद उस पर रिसर्च करो, फिर आप एक लीगल नोटिस दो, उसका प्रॉपर कंपाइलेशन करो, फिर वर्कआउट करो। और एक बात मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि जितना वर्कआउट है वो खुद ही करना पड़ेगा आपको। आपका एडवोकेट या आपका सलाहकार केवल आपकी हेल्प कर सकता है लीगली, पर अगर फैक्ट्स प्रॉपर नहीं है, आपका प्रॉपर रिसर्च करा हुआ नहीं है, जल्दबाजी आप करते हो और घोड़े पर सवार हो गया, बात हो कि नहीं भाई हमको तो नोटिस आज का ही बनाना है, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत तसल्ली से काम करोगे तो ही आपको जो है फायदा होने वाला, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और कई बार अपन देखो चलते हैं रोड पे, तो क्या लिखा होता है कि दुर्घटना से देरी भली। तो देरी का मतलब ये नहीं कि आप सोई जाओ, देरी का मतलब है कि यू शुड बी रीजनेबल इन योर अप्रोच। सबसे पहले आप फैक्ट्स कलेक्ट करो, एविडेंस कलेक्ट करो, उस पर रिसर्च कराओ, वर्कआउट करो, तभी अपन जो है आगे बढ़ पाएंगे। अब देखो एक यहां पर क्वेरी आई है इसी लाइट में रोहित सिंह जी की भी कि एविडेंस चाहिए क्या। तो भाई एविडेंस चाहिए, बगैर एविडेंस के आप कैसे केस को लड़ोगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। और अगर कोई प्लीडिंग आप करते हो और वो सपोर्टेड बाय एविडेंस नहीं है, सपोर्टेड बाय सब्सटेंस नहीं है, तो वो केस वैसे भी नहीं चलने वाला है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों को हमको जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम जो है एफिशिएंटली वर्कआउट यहां पर कर पाएंगे। साथियों, कोर्ट ने यहां एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, एक ऐसी बात जो आज तक कभी नहीं लिखी गई है, कि कोर्ट की ये ड्यूटी होगी कि वो चाहे तो इस विषय पर एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है ले ले। और आजकल एक नया कंसेप्ट जो है बन चुका है चाइल्ड कस्टडी मैटर में, कि आप जो कंसर्न एक्सपर्ट्स हैं उनकी हेल्प भी ले सकते हैं और कोर्ट को इंसिस्ट भी कर सकते हैं कि उसकी राय से, उनकी ओपिनियन से ही निष्कर्ष निकाला जाए। क्योंकि ये लोग जो है वो बायस नहीं है, टोटली न्यूट्रल बॉडी है, तो जो भी फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे तो उनके आधार पर वर्कआउट करना जो है काफी ईजी रहता है। तो कोर्ट ने यहां पर सारे फैक्ट्स को देखा और उसके बाद डिसीजन दिया पिता के फेवर में। अब यहां पर मां का कहना यह था कि सारे के सारे कॉन्सिडरेशन जो है वो गलत तरीके से किए गए हैं और कोई बात जो है सही तरीके से कंसिडर यहां पर नहीं की गई है। यहां पर कोर्ट का जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का, वो एक ही फैक्ट पर जो है बेस्ड है कि जो बच्ची है या जो फीमेल चाइल्ड है वो किसी भी रूप में मां के साथ रहने को तैयार नहीं है। उसको डर क्या है कि उसका जो पति है, मीन्स जो उसका स्टेप फादर है, उसको वो परेशान करता है, उसकी जो मॉडेस्टी उसको आउटरीच करता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं है। तो बेटर क्या है कि वो फादर के साथ जाके जो है रहना चाहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने एम्फेसाइज किया सेक्शन 17 गार्जियनशिप एंड वॉट एक्ट पे, जहां पर बच्चे के इंटरेस्ट पे जो है बात की गई है। तो कोर्ट ने कहा बेटर क्या है कि हम इसको अलाउ करेंगे टू स्टे विद हर ब्रदर एट फादर्स हाउस विद विजिटेशन राइट टू द मदर। तो कोर्ट ने कहा कि अगर कंक्लूजन निकाल रहे हैं और उसमें एक शर्त यह भी है
कि बच्चा जो है माँ के पास रहेगा, मीन्स फीमेल चाइल्ड, और जो लड़का है वो पिता के पास में रहेगा, इसके बावजूद भी कस्टडी केस जो है पिता ला सकता है अगर उसको एप्रीहेंशन है कि उसका बच्चा जो है ठीक नहीं है। और सेक्शन 24 गार्जियनशिप एंड वॉट एक्ट भी इस बारे में राइट्स को जो है कहता है। तो कुल मिला के जो बच्चे का कंफर्ट था वो ज्यादा बेटर था उसके ब्रदर के साथ में, रादर देन टू स्टे विद द स्टेप फादर। तो कहने की बात ये थी कि जो कंफर्ट है उसी से कोर्ट ने जो है इन्फ्रेंस ड्रॉ करा इंटरेस्ट का। हालांकि इन मामलों में ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को जो है ट्यूटर कर लिया, बच्चे को जो है भड़का रहे हैं, बट ये सब फालतू की बातें। अगर बच्चा जो स्टेटमेंट दे रहा है वो नेचुरल कोर्स में है और अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस तरह के मैटर्स के अंदर। साथियों, यहां पर कहना यह था वाइफ का कि जो वन टाइम स्टेटमेंट है वो ट्यूटेड है। दूसरी बात, जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है उसमें कंडीशन है उसका ये ब्रीच है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट जो है उसमें डॉक्टर एग्जामिन नहीं हुआ है, जिस कारण वो रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते, बट सारे के सारे पॉइंट जो है कोर्ट ने खारिज कर दिए। कोर्ट का कहना यह था कि डिस्प्यूट्स पक्षकारों के बीच में है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों का जो भविष्य है हम दाव पे लगा दें। कोर्ट का कहना कि जो म्यूचुअल कंसेंट डॉक्यूमेंट है उसमें यद्यपि कंडीशन है, बट चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस में नया दावा जो है लेकर हम आ सकते हैं। यहां पर कोर्ट ने ये स्पेसिफिक करा कि जो बच्चे का इंटरेक्शन है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जो बच्चे का वेलफेयर है, ये भी एक पैरामाउंट कॉन्सिडरेशन है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में जो कंसर्न गर्ल है वो ज्यादा बेटर कंडीशन में होगी यदि उसको उसके ब्रदर के साथ जो है रहना अलाउ किया जाए, क्योंकि ब्रदर जो है फादर के पास में है, जिस कारण कोर्ट ने कस्टडी जो है फादर को सौंप दी और अल्टीमेटली मां को जो है अलाउ कर दिया कि आप बच्चे से जाके जो है वो मिल सकते हो। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें कुछ बातें जो है सिखा के जाता है कि कई पॉइंट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे लीगल वर्ल्ड में। पॉइंट मां के पक्ष में भी है, पॉइंट मां के खिलाफ भी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कोई भी केस को लड़ा जाएगा तो वो लड़ा जाएगा दिल से, दिमाग से, फैक्ट से। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जो फैक्ट्स रखते हैं उनको हम प्रॉपर कंपाइल करना नहीं चाहते हैं, जल्दबाजी में लड़ते हैं, एफिशिएंटली वर्कआउट नहीं करते हैं, जिसका परिणाम हमको ही भुगतना पड़ता है। तो इन बातों पर विशेष ध्यान रखिए और एक 5 स्टेजेस का एक मंत्र है उसको दिमाग में रखिएगा। वो मंत्र क्या है कि सबसे पहले हमें फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, लिख लीजिए इसको। फर्स्ट वी हैव टू कलेक्ट द फैक्ट्स। उसके बाद हमें करना है ब्रीफिंग। ब्रीफिंग में क्या होता है कि फैक्ट्स जो हैं उसमें हम उन फैक्ट्स को छांटते हैं जो डोमिनेंट है, मींस सपोर्टेड बाय एविडेंसेस है। तीसरा जो स्टेज है वो है रिसर्च का। अगर लॉ पॉइंट पे अगर आपने काम नहीं करा और वर्कआउट सीधा कर लिया तो फायदा वहां पर नहीं मिलेगा। फिर आती है बारी प्रॉपर नोटिस की विद कंपाइलेशन। उसके बाद नोटिस देते हैं और कम से कम 7 से 8 दिन आपको वेट करना है, उसके बाद हम केसेस जो है फाइल कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा वर्कआउट आप कर लेंगे तो आपको राहत रहेगी और कम से कम जो आपके एडवोकेट्स हैं अगर आप साथ काम करेंगे मिलके तो कम से कम अच्छे रिजल्ट जो है मेन साइड को यहाँ पर ऑप्टेन होने की स्थिति रहेगी। अब कुछ क्वेश्चन है उस पर आते हैं अपन। रोहित सिंह जी का है व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस नीडेड, पर रोहित सिंह जी मामला क्या है वो तो मालूम पड़े भाई, डिवोर्स का मैटर है या चाइल्ड कस्टडी का है। हर केस की एविडेंसेस जो है अलग अलग हो सकती हैं, बट जो पैटर्न ऑफ कलेक्शन है वो यही है कि एवरी एविडेंस शुड बी एडमिसिबल एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। रेफरेंस साइटेशन क्या है? जितेंद्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट डेट है 17/1/2023। अगला क्वेश्चन है गिरिजिट टीवी इंडिया। सर नमस्कार, डीबी एक्ट में परिवार के नाम हटवाना या पूरा खारिज करवाने के लिए हाईकोर्ट या निचली कोर्ट में ही करना है। देखो, डिस्चार्ज वर्ड जो है ये टोटली एलियन है डोमेस्टिक वायलेंस केस में, परंतु उसके बावजूद भी ऐसे कई जजमेंट आए हैं जहां कोर्ट ने डिस्चार्ज को जो है एडमिट किया है। साथियों, एक बात जो है बताना चाहता हूं डोमेस्टिक वायलेंस केस में आपको कि एवरी प्रोसीडिंग्स आर टू बी गवर्न एज पर द प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी। और सीआरपीसी के प्रोटोकॉल में डिस्चार्ज की जगह आपको फाइल करना है कि प्रोसीडिंग को ड्रॉप करने हेतु, क्योंकि ये समरी प्रोसीडिंग्स है, आप ड्रॉप की जो है मांग कर सकते हैं। पहली बात तो अपने को ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसका प्रोटोकॉल है सेक्शन 251 सीआरपीसी के अंदर। तीसरी बात है, जो पक्षकारों के नाम गलत दिए गए हैं या उनके खिलाफ ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है तो उनका ड्रॉपिंग जो है मांगी है। अगर कोर्ट ड्रॉप नहीं करता है तो फिर आप रिवीजन में या हाईकोर्ट जो है क्वेश्चन में जा सकते हैं। ये मोटा मोटा प्रोटोकॉल है। गौरव गिरी जी का क्वेश्चन है, मेरी वाइफ एडली में है और मेरे पास सबूत, एडल्ट्री में है, मेरे पास सबूत है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या मुझे उन्हें शादी का सारा खर्च देना होगा अगर वो एडल्ट्री में है? देखो, खर्चा देना और एडल्ट्री में होना तो अलग अलग बातें हैं। बेसिक प्रोटोकॉल क्या है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है और एडल्ट्री का सिर्फ आरोप है तो वहां पर खर्चा देने से मनाही नहीं है, बट एडल्ट्री को प्रूव करना है तो आपको 3 पैरामीटर जो है लेके रखने पड़ेंगे दिमाग में। पैरामीटर नंबर 1, द एडल्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एडल्ट्री को बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं करना है। इसका बेसिक प्रोटोकॉल क्या है? प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, संभावनाओं पर साबित करनी है, पर वो संभावना स्ट्रांग होनी चाहिए जिसके आधार पर हम डिस्कस ड्रॉ कर सकें।
दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है इसका साइबर एग्जामिनेशन कराएं सेक्शन 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में। और तीसरी बात है कि प्रॉपर फैक्ट्स को लिखते हुए, इंस्टेंस को लिखते हुए, स्पेसिफिकेशंस करते हुए केस को फाइल करें। अगर यहां आप जल्दबाजी करेंगे या गड़बड़ियां करेंगे तो आपको कोई फायदा वहां पर नहीं होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वाइफ एडिटरी में ये फैक्ट आप प्रूव कर पाते हैं और इस ग्राउंड पर डिग्री होता है केस आपका, तो वहां पर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मेंटेनेंस जो है स्ट्रिक्टली बार है। और आपको एक बात जो है मैं स्पष्ट कर दूं, BNS और BNSS दो अलग अलग कानून है। BNS में जो है प्रोविजन नहीं है मेंटेनेंस का, बट BNSS में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें सेक्शन है 144 और उसमें ये स्पेसिफिकेशन है कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है और ये फैक्ट प्रूव हो जाता है तो वहां पर कोर्ट उसको मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। तो बेसिक एविडेंस आपको रखनी पड़ेगी जो एडमिसिबल हो और प्रॉम्प्ट हो, जिसपे कोर्ट जो है यकीन कर सके। अगर एविडेंस जो है फिक्टिटियस है, विश्वास नहीं कर सकते हैं, कारण है संदेह करने का या उसका प्रॉपर हैश वैल्यू नहीं है, वहां पर आप जो है नुकसान खा जाओगे। एक क्वेश्चन है प्रवीण कुमार जी का, चाइल्ड कस्टडी एक्ट क्या है? देखो, चाइल्ड कस्टडी एक्ट कोई एक्ट ही नहीं है। बेसिकली जो एक्ट या कानून जो है वो दो है। एक तो है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, और दूसरे हैं बेसिक लॉज जो हमारे कस्टम के तहत जो है बनाए गए हैं और कोडिफाइड करके हमारे सामने जो है पेश किए गए। तो उसके अनुसरण में जो है हमें वर्कआउट करना होता है रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी केसेस। मोटी मोटी बात यही है आपको कि आपको वेलफेयर, बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे का पैरामाउंट कंसिडरेशन, सारे फैक्टर्स को देखते हुए आगे बढ़ना है ताकि कोई भी दिक्कत जो है अपने को नहीं हो और अपन इजीली जो है वो केस को कंटेस्ट कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो लाइव है जिसमें कुछ जानकारी मैंने शेयर करी है वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और जो ये लाइव है ये है फॉर टीचिंग पर्पस। बेसिकली मैं एक बात जो कहता हूं वो कानून पढ़ के बताता हूं आपको मैं, ताकि प्रैक्टिकली करना क्या है आप लोग उसको वर्कआउट कर सको। और जो भी डिफरेंट हम चीज देखते हैं कोर्ट में जाके, उसका निचोड़ क्या है, सार क्या है, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, ताकि जब भी हम आगे वर्कआउट करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है जी। अब एक आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं गौरव जी का, सारे सबूत, फोटोग्राफ, वीडियो उन्हीं के फोन से मुझे मिली है, क्या ऐसे में मेरी शादी में जो खर्च हुए हैं क्या उन्हें मैं डिमांड कर सकता हूं, क्योंकि मेरी बच्ची भी है 1.5 साल की। देखो, अगर आपको सबूत मिले हैं और सबूत आपको वहां से मिले हैं और उसके बाद आपने उसको प्रोसेस किया है, तो बार बार मैं कह रहा हूं गौरव जी, आपको 65B इंडियन एविडेंस एक्ट जो है कंप्लाई विद करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि शादी में जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चा जो है बाय द वे ऑफ काइंड एंड कस्टम है, पर यहां पर आपको फ्रॉड जो है प्ले करना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरे साथ हुआ है ये फ्रॉड हुआ है, ये फैक्ट जो है प्ले करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको जो है राहत में मिलने की स्थिति है। बट जो खर्च शादी में हुए हैं उनको आप रिकवर नहीं कर सकते, बट जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसके लिए कंपनसेशन जो है क्लेम जरूर कर सकते हो। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप जरा समझिएगा कि आप लोग जब लड़ना शुरू करते हैं तो आप एक आधे बार करके शांति से बैठ जाते हैं। एक आधे वार से, एक आधे बार लड़ने से कुछ नहीं होगा, लगातार लड़ना पड़ेगा, मल्टीपल तरीके से लड़ना होगा। ऐसे कई लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मैं जब उनसे उनका केस स्टडी पूछता हूँ, जानकारी लेता हूं, तो कई लोगों ने नोटिस दिए 100 बार, किसी ने नोटिस दिए 50 बार, किसी ने 40 बार, लगातार वर्कआउट करते रहे वो विद द इनकम टैक्स, विद द GST। कई बार क्वेरी आ रही थी आप लोगों की कि कार्रवाई तो होती नहीं है, बट लगातार आप वर्कआउट करोगे, उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन को तैयार करोगे, उसके बाद आप हाईकोर्ट जाओगे, तब जाके स्थितियां बनती है कि कुछ राहत मिले अपने को, अदरवाइज कोई नहीं सुनने वाला आप लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं गिरजिट टीवी इंडिया का, सर DB में CRPC 299 और 251 आपको डिस्चार्ज फाइल नहीं करना है गिरजित जी, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपिंग के लिए अर्जी फाइल करनी है, डिस्चार्ज मेंटेनेबल नहीं होता है। एक क्वेरी और है मुकुल जी की, चलो ठीक है जी, आप लाइव चलवा रहे हो, आगे तो चलाएंगे अपन लाइव, आगे कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरी वाइफ जब से मेरा लड़का हुआ है वो आई नहीं है, तो नहीं तो अच्छा, और क्या करें, अब वो जब नहीं आ रहे तो क्या करें, हल बताओ। और दूसरी बात है भाई, मेहरबानी करके आप 3 फैक्टर्स पर काम जरूर कर लिया करो शादी करने से पहले। सबसे पहली बात, क्या मैं खर्चा उठा पाऊंगा लड़की का? अगर नहीं उठा पाओगे और शादी कर रहे हो माँ बाप के दम पे, तो शादियां बिल्कुल मत करा करो, क्योंकि आप जिंदगी खुद की खराब कर रहे हो, उसका तो क्या बिगड़ेगा, वो तो छोड़ के भाग जाएगी आपको और उल्टा केस ठोक देगी आपके ऊपर और आप उसको जो है भुगतते रहोगे। दूसरी बात है कि भविष्य में लिटिगेशन हो गया तो क्या मैं लिटिगेशन लड़ने में समर्थ हूं? क्या मैं एडवोकेट बुक कर पाऊंगा? इकोनॉमिकली मैं अपने आप को फाइट के लिए मजबूत कर पाऊंगा? अगर नहीं है आंसर तो शादी का आइडिया ड्रॉप कर दूं। और तीसरी बात है कि क्या जो मेरे घर वाले हैं, जब मेरी वाइफ काउंटर केस करेगी या झूठे केस करेगी तो उसको कैसे सह पाएंगे? तो ये बातें दिमाग में रखते हुए चलो, तब तो पॉजिटिव कर जाओगे वर्कआउट। अदरवाइज क्या होगा, केस हो जाएगा, फिर यहां से वहां भागते रहोगे, रिजल्ट कुछ आएगा नहीं, लड़की वाले झुका देंगे, अल्टीमेटली झुक जाओगे। तो कुल मिला के आप तुमको जिताना है, मैन साइड को हराना नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के आप ऐसा वर्कआउट करें ताकि कुल मिला के आपको तकलीफ ना हो और आप अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हुए आगे जो है बढ़ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइव समझ में आएगा। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और लर्निंग
कॉन्सेप्ट्स पे मैं लगातार जो है वीडियो लेके आता हूँ, बट मैं रिसर्च जरूर करता हूँ प्रैक्टिकल वे में। जब रिसर्च होगा, प्रैक्टिकल वर्कआउट होगा, तभी जो है फायदा होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। मुगल जी का फिर एक क्वेश्चन आ गया, सर उसकी माँ और उसकी बदतमीजी की वजह से मैं उसको नहीं झेल पा रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ मुकुल जी, लफड़े हर घर में हैं। अब लड़की नहीं आ रही है तो मत आवे भाड़ में जाए, आप तलाक फाइल कर दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके पीछे अपन पड़ेंगे और बार बार जो है अपन उसके हाथ जोड़ेंगे। बट ठीक है, देखो परिवार चलाना है, सब कुछ चलाना है। अब आज हम भी परिवार लेके बैठे हैं, कम से कम रेस्पेक्ट करनी है, बट उस रेस्पेक्ट के आड़ में जो है झुकना नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो जी कि आप जो है ससुराल में जाते हो अपने, और आपकी सास कोई काम बोले तो वो काम से मना मत करो, बट काम करते हुए इतना मत झुको कि आपका आत्मसम्मान जो है वो दाव पे लग जावे या बर्बाद हो जावे। हमें काम करना है, हमें वर्कआउट करना है, हमें उनका सम्मान करना है, बट ऐसा भी नहीं करना है कि अपना आत्मसम्मान या अपनी इज्जत जो है आप दाव पे लगा दो। कई मैंने जवाई देखे हैं, ससुराल पहुंच जाएंगे, मम्मी जी करते रहेंगे, बर्तन मांजते रहेंगे, वहां पड़े रहेंगे 20-20 दिन तक, बट उससे फायदा कुछ नहीं होगा, अपनी इज्जत गिराओगे, अपनी इज्जत जो है गिराओगे। और कहते भी है ना कि दूर जवाई फूल बराबर, गांव जवाई आधा और घर जवाई गधे बराबर, जब मर्जी तब लादा। तो कुल मिला के अपनी इज्जत अपने हाथ में, शक्ति का स्रोत बनो, उस शक्ति की पूजा करो और अपना आत्मसम्मान जो है बना के चलो। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि भाई बालाजी की नित्य पूजा करा करो। आप लोग नहीं करते हो, घबरा जाते हो। मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूं कि भाई शक्ति का स्रोत है। आज जो लिखा है हनुमान चालीसा में, ये शब्द नहीं है, एनर्जी है ब्रह्मांड की। वो एनर्जी जब आएगी तो सारे आपको जो है आंसर मिलेंगे पॉजिटिव, और कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो कुल मिला के काम करो, वर्कआउट करो और शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ो। संकट ऐसा नहीं कि हमारे लाइफ में आ रहे हैं, संकट उनके लाइफ में भी आए थे, पर संकट बड़े से बड़े थे। ये तो कुछ भी नहीं है। आज सामने हमारे कौन खड़ा है? जज तो खड़ा है या वकील खड़ा है। उनके सामने था महाबली रावण, उसका सामना कर गए। वो तो नहीं कम से कम हमारे सामने। तो जब वो लड़ गए अपनी बुद्धि से, चतुराई से, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? और एक वादा भी लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, सुनियो पवन कुमार। तो आपको बल भी मिलना है, बुद्धि भी मिलनी है और विद्या भी मिलनी है। उसके बिना काम चलेगा नहीं आपका। तो कुल मिला के वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। सैम जी का क्वेश्चन है, सर मैंने कोर्ट में अपने एविडेंस कोर्ट को दिए हैं, मेरी बीबी स्पा में जो कर रही है, मैंने वहां भी वीडियो बना कोर्ट को दी है। वहां की जो लड़कियां रेट लगाती है सेक्स करते हुए की वीडियो भी, एक मिनट ये कट रहा है आपका, कोर्ट को दी है, क्या मुझे आज उसके खर्चा देना बंद करना पड़ चाहिए या जब तक क्लियर ना हो तब तक मुझे खर्चा देना पड़ेगा क्या? सर देखो, छोटी सी बात यह है कि जो आपकी वाइफ है वो गलत कर रही है, ये अनैतिक कार्य है और ये कार्य अगेंस्ट हिंदू लॉ है। और आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसके साथ साथ में उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर वाइफ अनचेस्ट है तो उस सिनेरियो में खर्चा नहीं देना है। बट प्रॉब्लम आती है कि कोर्टों का रवैया जो है वहां पर खराब हो जाता है कि भाई एलिटरी प्रूफ थोड़ा ना हुई है, एलिटरी प्रूफ बना तो लेट्स सी, देखा जाएगा। आप एक बात जो है स्टैंड लेके चलो कि आपकी वाइफ का जो है आप स्ट्रिंग करवा सकते हो और उसका एविडेंस कोर्ट में आप पेश कर सकते हो कि इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अगर वाइफ जो है एंटी हिंदू है या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या वो अनचेस्ट है, तो वहां पर मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, थ्योरी है। पर प्रैक्टिकल अमल में तब आएगी जब एविडेंस जो है कोर्ट में आएगी। और ऐसे कई मामले हैं जहां पर एविडेंस एज पर प्रोटोकॉल जो है जब कोर्ट में आई तो वहां पर कोर्ट ने फैसले जो है निर्णित भी करे हैं, बट आपको मजबूत एविडेंस चाहिए। प्रॉब्लम वही आती है कि हम जो बात करते हैं वो होती है आधी अधूरी, या जो एविडेंस लाते हैं वो होती है थर्ड पार्टी एविडेंस। तो आपको अपनी एविडेंस का जो स्ट्रक्चर है, धारा 59, 60, 61, 62, 63, 64 इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिव्यू में जो है प्रॉपर्ली लेके चलना पड़ेगा। तो मुस्लिम है आपकी वाइफ सैम जी का फिर इसमें क्लेरिफिकेशन आया, तो ठीक है भाई, मुस्लिम होगी तो होगी, क्या करना उसमें। बट मेन इशू वही है कि जो भी एविडेंस आप पेश कर रहे हो वो एविडेंस एज पर द प्रोटोकॉल एडमिसिबल होनी चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी क्वेश्चन सबके कॉमन ही है। एक लास्ट ले लेते हैं रवि जी का क्वेश्चन, सर अगर लड़का डिवोर्स फाइल कर देगा तो लड़की फिर एलिमनी भी लेगी? भाई देखो, ये मिथ्स है, गलत चीज है आप लोगों की। आप अगला क्या लेगा क्या नहीं लेगा इस चक्कर में आके अपना राइट्स जो है एक्सरसाइज नहीं करते हो। अगर उसको एलिमनी चाहिए तो उसको बताना पड़ेगा भाई रीजनेबिलिटी क्या है एलिमनी में, ये नहीं कि उठ के भागी। आज एक बात मैं डिस्कस कर रहा था मेरे स्टाफ से कि कई बार लड़कियां कोर्ट में रहती हैं कि साहब मुझे लमसम दो, तो कोर्ट पूछता है लमसम क्यों चाहिए, तो बोलते हैं हम सेकंड मैरिज करेंगे। फिर जब वो सेकंड मैरिज करती हैं और उनसे भी निपटती हैं तो फिर वो केस पे ठोकती हैं कि शादी में बढ़ चढ़ के मेरे माँ बाप ने दान दे दिया। भाई दान देश तो दिया पूर्वपति ने, ना कि माँ बाप ने। तो बड़ा हैरानी की बात है, मतलब ये समाज जा किस और रहा है। मतलब पूरा का पूरा सत्यानाश करने में हम लोग खुद तुल गए हैं। आज आप खुद सोचो, एक तरफ तो हमारे सामने धर्म है और दूसरी तरफ कोर्ट कचहरियां हैं, और किसको पसंद है कोर्ट कचहरी में जाना?
बट प्रॉब्लम ये कि आज के टाइम पे जो ग्रीड है, जो फ्लस्ट्रेशंस है, जो डिमांड्स हैं, वो इतनी बढ़ गई हैं कि उनको कंपनसेट करने के लिए इंसान अपने हिसाब से जो है वर्कआउट कर रहा है। और धर्म में लिखा गया कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो अपने हिसाब से तो कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। इवन आप ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि अपने भाड़े जो चले सो बिच्छड़ चोटा खाए, कि अपने रास्ते चलोगे तो हमेशा पिट के ही आओगे। जब तक गुरु आपके साथ नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको वर्कआउट भी करना है और उसके साथ साथ जो बेसिक थीम है धर्म की उसको भी स्टैब्लिश करना है। आज हम क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा एक राइट तय हो गया, हम छुट्टी पा गए, फिर सेकंड मैरिज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आज के टाइम पे हमारी मानसिकता जो है वो संकीर्ण हो चुकी है। एक छोटी फैमिली हो, बीबी हो, सुबह उठ जाए, चाय बना के ले आएगी और 2 बच्चे पैदा कर लिए और वो बोलेंगे पिताजी आ गए, काम खत्म। तो मोटे मोटे बात ये है कि भाई ये जो कंसेप्ट लेके चलते हो ना आप लोग, ये छोड़ दो। अगर इस जीवन में आए हो तो संघर्षशील आपको बनना पड़ेगा। भाई आज जब हनुमान जी आए थे या दूसरे लोग आए थे, उनको थोड़ा मालूम था कि इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा कि हम इसलिए इस धरती पर आए। जब इकट्ठे हुए, टीम बनी, तो उन्होंने वर्कआउट भी करा और आज एग्जाम्पल जो है आपके सामने। तो कहने की बात है कि आप डिफरेंट एरिया से हो, लड़ रहे हो अपने राइट्स को लेके, बट आपको लड़ने का एक पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि हमें ट्रैक क्या लेना है। तो वापस से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको अपने फैक्ट्स को रखना है जो कि एडमिसिबल हो एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आप नहीं रखोगे तो किसी भी रूप में जो है आपको राहत नहीं मिलने वाली। क्लियर है? तो साथियों, लेता हूं विदा, फिर आऊंगा एक नए लाइव के साथ में, एक नई लर्निंग के साथ में। बट मेहरबानी करके नियमित जो है मंदिर जाओ, हनुमान जी से प्रार्थना करो, उनसे एनर्जी लो, और उनके बिना हमारा पार नहीं बनेगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं। लोग कई मूर्ख हैं कि साहब आप सरदार होके या सिख होके वाहिगुरु नहीं बोलते हो। मैं तो भाई वाहिगुरु भी बोलता हूँ, खाटू श्याम भी बोलता हूँ, जय श्री राम भी बोलता हूँ, महादेव भी बोलता हूँ, सबका भक्त हूं मैं तो, क्योंकि सब मेरे ही पिताजी हैं। क्लियर है बातें? और मैं उन्हीं का ही अंश हूं, मैं भी शिवगणी हूं। क्लियर है? इस बात को समझ के चलना बैठ के। तो मैं आज इतना बड़ा त्याग करके बैठा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मेंस राइट की बात ही मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वो मेंस नहीं चाहिए जो दुष्ट है या कल्प्रिट है, पर मुझे वो मेंस चाहिए जिनको ये अधर्मी दुष्ट मारने पे जो है तुले हुए। जब जब धर्म का नाश हुआ है तो कोई ना कोई आया है। तो आज हम सब साथ हैं, हम सब लड़ रहे हैं, अपने अपने मुद्दों को तय करा रहे हैं, पर मुद्दों को तय कराते हुए हमको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी हम स्टेप लें वो सोच समझ के लें, क्योंकि हमारा एक डिसीजन पूरे के पूरे मेंस राइट को अफेक्ट करता है। एक गलत कदम, एक गलत सोच हमें बर्बाद कर सकती है। तो ऐसे कई लोग हुए, ऐसे कई योद्धा हुए जो मुझे मिलते रहते हैं, उनके डिसीजंस पढ़ता रहता हूं, वो एग्जाम्पल सेट्स करते हैं। बट उन एग्जाम्पल्स के जरिए हमें सीखने को मिलना चाहिए कि अगर आज ये लड़े, स्टेप बाय स्टेप चले, इन्होंने लॉ को फॉलो करवाया, तो कम से कम राहत मिली मेंस राइट को। तो वो जो डिसीजन आते हैं वो एफिशिएंटली होने चाहिए। क्लियर है? चलो एक आखिरी प्रॉब्लम है सैम जी की ले लेते हैं। सर प्लीज बताइए, मेरा वकील बोल रहा है कि मुझसे जब तक पैसे देने होंगे जब तक साबित नहीं हो रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। देखो सैम जी, इसका अपन एक उपाय निकालते हैं। आप एक काम करो, कोर्ट में 3 बातें रखो। सबसे पहली बात ये कि ये लड़की एडिटरी में है, उसका ये एविडेंस है। दूसरी बात है राइट टू मेंटेनेंस, बट मेंटेनेंस में क्या चाहिए इसको? पैसा। पैसा हम क्यों देंगे? ये अपना खर्चा बताए कोर्ट में, खर्चा क्या है एग्जैक्टली। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि रेजिडेंस बनाम नेहा को तसल्ली से पढ़ो। जो 51 पन्ने सुप्रीम कोर्ट ने लिखे ना, वो कचरा नहीं है कि उठा के अपन उसको कोर्ट में पेश कर देंगे। और अधिकांश लोग उस कानून को प्रॉपर पढ़ ही नहीं पाए। उसमें लिखा हुआ रीजनेबल खर्चा। मैं कई बार कोर्ट से कहता हूं कि रीजनेबल खर्चा का मतलब है कि अकाउंटेबल खर्चा। और इनकम टैक्स के प्रोटोकॉल जो है वहां पर लागू हो जाते हैं कि लड़की बोलती कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए जी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए जी, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए जी। 1 लाख क्या, कितने लाख लो, हमें क्या करना है? पर ये तो बताओ कि रीजनेबल खर्चा क्या है आपका। अगर पति की जो इनकम है उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी रीजनेबिलिटी क्या है, खर्चा चलता कैसे है आपका। क्योंकि ये केस करती है अमूमन 2 साल बाद, 1 साल बाद। तो वो खर्चा उठाया किसने? ये कहती है पिता ने। तो पिता ने भी खर्चा कहां से उठाया? जो भिखारी किस्म के लोग हैं, जो खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, कमिटेड टैक्स पेयर नहीं है, वो इतना बड़ा खर्चा कैसे उठा पाएंगे 50,000 रुपए का? जरा सोचो। एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो वहां पर सेक्शन 69 से इनकम टैक्स एक्ट का पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि वो एक्सपेंडिचर आपकी इनकम प्रिज्यूम करके उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है? एक बार नोटिस दिया, 2 बार दिया, फुस। लगातार आपको गोलेबारी करनी पड़ेगी, लगातार जो है आपको हमला करना पड़ेगा, लीगल अटैक करना पड़ेगा। एक बार में काम नहीं बैठेगा, लगातार रिमाइंडर दो, इनकम टैक्स को भी दो। नहीं करते हैं आप हाईकोर्ट पहुंचो। अपने राइट्स को तय तो कराना ही पड़ेगा ना। अगर तय नहीं होंगे तो मतलब क्या रहेगा? क्योंकि देखो, जीतना हारना वो सब प्रकृति के हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। अगर हमने मेहनत ही नहीं करी तो मलाल आ जाएगी कि हम ढंग से लड़े नहीं। ढंग से लड़ना पड़ेगा,
एफिशिएंटली वर्कआउट करना पड़ेगा। तो कुछ ये बातें हैं जो प्रैक्टिकल है, इसको ध्यान में रखते हुए चलो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसके अलावा वाइफ जो है वो कहती है मुझे 10,000 रुपए चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए, तो जब इनकम को जो है आप डिस्पर्स करो बाय द वे ऑफ मेंटेनेंस, तो वहां पर एफिडेविट जरूर लो कि अगर मैं केस हारती हूं तो पूरा का पूरा पैसा मैं ब्याज जो है रिफंड कर दूंगी, और आप चेक के जरिए भी अमाउंट जो है कोर्ट में एज सिक्योरिटी जो है जमा करा सकते हो। वो चेक तब तक जमा रहेंगे जब तक कि डिस्पोजल जो है वो नहीं होता था। ऐसे कई एग्जांपल हमारे सामने है जहां कोर्ट ने इस पैटर्न को जो है अलाउ किया है, और वाइफ को लिखने में हर्ज भी किया है। अगर वाइफ सही है तो लिख के रहते कोर्ट में कि अगर मैं केस को हारती हूं तो रिफंड करूंगी, पर उसको डर तो है कि मैं हार जाऊं तो रिफंड तो करना ही पड़ेगा। और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ऑर्डर 38 जो है आप अटैच कर लो। कल को पैसा नहीं आया तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा, तो कम से कम सिक्योरिटी तो कोर्ट के पास में होनी ही होनी चाहिए। तो इस बात को जो है विशेष आप ध्यान में रखो। मेरी वाइफ फैमिली कोर्ट विजिटेशन ऑर्डर अंडर गार्जियनशिप एक्ट इन माय फेवर इज नॉट फॉलोइंग, आई फाइल रेगुलर एग्जीक्यूशन वॉट रेमेडीज अवेलेबल। आप कंटेम्प्ट जो है फाइल कर दो। और ऐसे कई जजमेंट है गार्जियनशिप एंड वार्ड में कि जहां पर वाइफ ने कंप्लाइंस भी नहीं करा है, तो कई मैटर में तो ऐसा है कि जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको अटैच कर लिया कोर्ट ने, कई बार उसकी इनकम को जो है अटैच कर लिया। तो डेटरेंस कोर्ट का है, बट आपको एग्जीक्यूशन की जगह कंटेम्प्ट जो है लगाना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन इज नॉट द बेटर रेमेडी, और एग्जीक्यूशन होता ही नहीं है। आप ऑर्डर 21 निकाल के पढ़ लेना, वो एक बेटर रेमेडी नहीं है सीबीसी में, रादर देन वी हैव टू फाइल द कंटेम्प्ट। क्लियर है। और एक जजमेंट आपको मैं लिखा रहा हूं पटना हाईकोर्ट का, जो आपको मैंने अभी डिस्कस भी किया है, जिसका अपील नंबर है 480/22। यह नाम दिए हुए नहीं है पक्षकारों के, और ये जजमेंट है 3/4/2023 का। इसमें भी वाइफ ने जो है ओबे नहीं करा था, कंटेम्प्ट जो है इसमें भी प्रोसीड की तरफ जो है केस बढ़ा था। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात है कि जो भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करना है, और अगर वाइफ फॉलो नहीं कर रही है कोर्ट के ऑर्डर को तो कंटेम्प्ट इज बेटर रेमेडी। और इसके अलावा आप कंप्लाइंस करने के लिए आप बच्चे को लेके भी आ सकते हैं, इसमें कोई किडनैपिंग नहीं बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। और कानून अपने हाथ में लेना और कानून के साथ चलना दो अलग अलग स्थिति है। कानून अपने हाथ में आप कब लोगे, जब आप इनलीगल एक्ट कर रहे हो, बट कानून में आपको अधिकार है कि आप बच्चा लेके आ सकते हो तो लियो, इसमें क्या डरना है। और कुल मिला के कई बार आप लोग क्या हरकतें करते हो कि बच्चा कोर्ट से लेके भाग जाते हो, बच्चे को आप मिलवाने लाए, आपसे कोर्ट से लेके भाग गए या उसको ले गए मॉल, वहां से भाग गए, ऐसी गलतियां मत किया करो। आपको एक स्टैंड क्लियर करना है कि हमें करना क्या है। अगर आप भागा भागी करोगे तो वहां पर आपको ही नुकसान है। बच्चा माँ के पास में है, वो नहीं दे रही, जाके लियो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस जो है किडनैपिंग का नहीं बनने वाला है। दानिश जी का एक क्वेरी है कि व्हाट अबाउट व्हेन वाइफ डिक्लेयर एक्सपेंसेस इन एफिडेविट बट नो प्रूफ। अगर वही तो मैं कह रहा हूं दानिश जी, सर इनकम टैक्स एक्ट पे काम कर लो, इस पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। और इनकम टैक्स एक्ट वो हथियार है जिससे इन चुड़ैलों की हालतें जो है खराब हो जाती है। आपको मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि 3 इनके वो हैं अंगरक्षक, इनका मामा, इनका जीजा, इनका भाई। ये मैदान में आते हैं तूफान की तरह कि हम हिला के रख देंगे और लड़कों को उखाड़ देंगे। भाई लड़के को हैंडपंप छोड़ना, वो उखाड़ दोगे। अगर लड़कों को इनकम टैक्स एक्ट आता है तो उसमें एक प्रोविजन है कि आपको अपना एक्सपेंसेस का पूरा ब्यौरा देना है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर दुकानदार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बिल नहीं काटेगा, उसको बिल काटना पड़ेगा, ये आपका अधिकार है। तो जो भी खर्चे वाइफ करवा रही है या कर रही है उसका प्रॉपर बिलिंग उसको देना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर इनवॉइस वो पेश नहीं करती है तो वो एट फॉल्ट है। दूसरी बात है कि कैश एक्सपेंडिचर पे ही आप रोक लगाओ ना, कि वाई टू एक्सपेंड इन द कैश। जब सारी फैसिलिटी हमारे पास में है यूपीआई पेमेंट से, तो हम क्यों नहीं करें उससे। और दूसरी बात है दुकानदार कौन सा है भाई, वो फिक्स कर लो। शॉपिंग जो है डीमार्ट से कर ले, पेमेंट जो है मैं कर दूंगा, और आजकल तो फैसिलिटी भी है, क्यूआर कोड खींच के भेज दो और पेमेंट हो जाएगा। तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो हो। आज आपने उसको पैसे पकड़ा दिए तो वो पैसे कई लोगों में जाके जो है बढ़ जाएंगे, और फिर शुरू होता है गंदा खेल, और फिर वो और डिमांड करेंगे और पैसे निकलवाएंगे, और उस लड़की को जो है लालच होता रहेगा और वो आपको तंग करती रहेगी। पर उसकी बेसिक नीड क्या है, रोटी कपड़ा मकान, तो उसको दे दो भाई रोटी कपड़ा और मकान। तो वो चीजें जो है काइंड्स में आती हैं, और काइंड्स का पेमेंट जो है आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू आर नॉट बाउंड टू पे इन कैश। और 125(3) आप निकाल के पढ़ लेना। अगर आप कंप्लाई विद नहीं करते हो कोर्ट ऑर्डर को तो वहां पर जुल्म हो जाएगा। पर मेन बात है कि वो कहते हैं कि भाई मेरे खाने खुराक के हैं, तो आप 4,000 पे कर दो और उसको सेट ऑफ क्लेम कर लो, तो वो सेट ऑफ परमिसेबल है ऑर्डर 8 रूल 6A सीपीसी के अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, चालाकी से खेल खेलोगे, टेक्निकल चलोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। क्लियर है। तो चलो ठीक है साथियों, काफी टाइम हो गया बैठ के, अब जल्दी मिलेंगे अपन नए लर्निंग के अंदर। पर एक ही बात है, अपना धैर्य, अपना स्वाभिमान और बालाजी पे विश्वास मत खो देना। अगर वो खो दिया तो हम मैन साइड को नहीं बचा पाएंगे। हमारा सबका एक ही दय है, हम अपने लिए नहीं, हम लड़ रहे हैं मैन साइड के लिए। जितने प्राण लिखे हैं, जितना जीवन लिखा है वो तो मुझे पता नहीं, बट लड़ते रहेंगे अंतिम सांस तक और बचाते रहेंगे मैन साइड को। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।